नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल में। देखिए, सर्दियों का मौसम धीरे धीरे दस्तक देने लगा है और एक कहावत कही गई है कि जैसी चले बयार पीठ पुनी वैसी कीजिए। मतलब जैसा मौसम होता है हमें अपने आप को वैसे ढालना पड़ता है। और हमारे जो कृषक भाई हैं वो तो अब बिल्कुल तैयारी करने लगे हैं। किसकी? जी हाँ, कर रहे हैं तैयारियां रबी फसलों की। खरीफ से अभी अभी निवृत्त हुए हैं, बारिश ने अपना दामन समेटा है और विदा हो गई है बारिश, और हम अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं शीत ऋतु की तरफ। किसान भाइयों के ऊपर बहुत जवाबदारी होती है कि वो अपने खेतों की तैयारी करें, पशुओं की तैयारी करें और साथ ही अपने फल उद्यानों की भी पूरी तरह से देखरेख करें। शीत ऋतु का मौसम सेहत का मौसम भी होता है, लेकिन शुरुआती जो दौर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तैयारियां अगर हों तो कठिनाइयां कम हो जाती हैं, समस्याओं का समाधान जल्द निकल जाता है और समस्याएं ना के बराबर हो जाती हैं। तो किस तरह हमारे जो कृषक हैं अब वो रबी फसलों की तैयारी करें? रबी मौसम में सामयिक चर्चा, इसी विषय पर आज हम अपने विशेषज्ञों के साथ आज आपके सामने बैठे हैं। चौपाल कार्यक्रम का ये अंक आज आपके लिए विशेष रूप से है। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर हैं डॉक्टर आर.के. जायसवाल, प्रमुख वैज्ञानिक फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी से हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशा कुशवाहा, जो कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय सीहोर से। साथ ही हमारे एक और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सक भोपाल से हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे सफल किसान हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो हमारे किसान समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इन सबका स्वागत करते हैं। आप सभी को चौपाल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। हम सबसे पहले जायसवाल सर, हम आपसे ही प्रश्न करना चाहेंगे कि सर, हम देख रहे हैं कि शीत ऋतु धीरे धीरे दस्तक देने लगी है, मौसम परिवर्तन होने लगा है, मनुष्यों पे भी प्रभाव पड़ता है तो फल और सब्जियों और खेतियों पे तो पड़ता ही है। किस तरह हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे उद्यानिकी वाले किसान भाई हैं, सब्जियों की कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं वो? इस समय जैसे कि हमारा जो है शीत ऋतु प्रारंभ हो चुका है और इसमें हम कई प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में अगर देखें हम तो 22 से 25 प्रकार की ऐसी सब्जियां हैं जो कि इस समय हम रबी के मौसम या शीत ऋतु में हम लगाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है टमाटर, मिर्च और बैगन। अच्छा। इसके साथ ही साथ जो है फूल गोभी, पत्ता गोभी। इसके बाद हम मटर और पालक, ये ऐसी बहुत सी भाजियां हैं जिसको हम इस समय लगा सकते हैं। हाँ। तो इसकी तैयारी करना अब हमारे किसान भाई प्रारंभ कर दिए हैं और इसके लिए सबसे पहले हमको जो तैयारी करनी है यह है कि खेत की। जी बिल्कुल। जैसे कि आपकी खरीफ में हम लोग बहुत से किसान भाई जो है यहाँ पर सोयाबीन बोते हैं, तो सोयाबीन की कटाई हो चुकी है तो हम उसकी खेत की तैयारी प्रारंभ कर दें। और इसके साथ ही साथ जैसे कि हमको टमाटर लगाना है, तो अब टमाटर लगाने के लिए हमको उसकी कौन सी उन्नत किस्में या जातियां हैं इसको जरूर जानकारी होनी चाहिए और उसका बीज हम ले लें। और बीज लेने के बाद हम उसकी रोपनी तैयार करके उसको रोपड़ी में उसके बीज को हम डाल दें। बिल्कुल। तो आने वाले समय में जो 15 दिन 20 दिन का है तो उसमें आपकी खेत की तैयारी हो जाएगी और रोपनी में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे तो हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात हमारे जायसवाल सर ने बताई है कि हमारे जो किसान भाई हैं अगर उद्यानिकी फसलें करना चाहते हैं तो सब्जियों में सबसे पहले ज़रूरी है खेत की तैयारी। हमारे कुछ कृषक हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो अगर प्रश्न करना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी, मेरा नाम पूजा साहू है, मैं नोती सड़क से आई हूँ। मैं सर से विशेष चर्चा करना चाहती हूँ कि हल्दियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जी हाँ पूजा, जैसे कि आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं। हालांकि हल्दी जो है वो हमारी जो है 8 महीने की फसल होती है और हल्दी को जो हम गर्मी के समय लगाते हैं। आपका प्रश्न ये है कि जो हमारा फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी है ये हल्दी के नाम से ही जाना जाता है। क्या बात क्योंकि हम लोग पिछले 20 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और हल्दी की 6 किस्में जो कि हम मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसा करते हैं। तो इसमें पहली जो किस्म है वो है रोमा है, जो कि कॉस्मेटिक यूज के लिए भी है और खाने के लिए भी। हम हमारे किसी और किसान का प्रश्न है तो जी, मैं जयसवाल सर से, मैं ग्राम बील खड़ा से आया हूँ। दिनेश पारा सर मेरा नाम है, मैं कृषक हूँ। मैं हमारे जयसवाल सर से ये पूछना चाहता हूँ, फलों में जैसे आंवला है और पपीता है और अमरूद है, अमरूद में
कीड़े बहुत लगते हैं। और दूसरी चीज़, इन जो मैं आंवला और पपीते का बता रहा हूँ, इसमें अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए? जी बिल्कुल। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अमरूद निश्चित रूप से इस साल जो है हम देखें अगर, तो अमरूद की फसल जो है बहुत पहले आ गई, क्योंकि गर्मी के समय पानी गिरता रहा जिससे फूल आ गए और फल हमारे बरसात में लग गए। और बरसात में जब फल लग गए तो उसमें जो है फल मक्खी का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इससे जो है प्रारंभिक अवस्था में फल मक्खी का जो है प्रकोप अगर फल गिरने के बाद ही हमको दिखाई देता है। तो इसमें अगर खोल के हम देखते हैं, फल को फोड़ के या तोड़ के देखते हैं, तो उसमें जो है सफ़ेद सफ़ेद इल्ली या वो मुख्य रूप से उसका मेगट है। तो इसके नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों बहुत आवश्यक है, बहुत आसान तरीका है। अगर आप जो है सुबह या शाम के समय अपने खेत में घूमते हैं तो ये सुनहरे रंग की जो है मक्खी ये घूमते रहती है, और शाम के समय 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये डगाल के निचली जो शाखाएं रहती हैं उस पे आकर इकट्ठा हो जाती है। तो उस समय इनको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो हम कोई भी कीटनाशक दवा जिसमें मुख्य रूप से एक दवा जो निवान है ये बहुत अच्छा कारगर करता है, या कोई भी आपके पास कीटनाशक दवा है उसको आप ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्लोरीपाइरीफास भी रखा है तो उसको भी ले सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड रखा है तो उसको भी ले सकते हैं। तो ये तीनों इंसेक्टिसाइड में से कोई भी एक ले सकते हैं। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में आप 1 लीटर स्प्रे छोटा वाला ले लें, और उसमें जो है जहाँ ये दिख रही हैं मक्खियाँ वहाँ पर हम छिड़काव कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे करके हम 1 हफ्ते के अंदर पूरे बगीचे में, आपका अगर 250-300 के भी आपके पास बगीचे हैं तो हम आसानी से इनका नियंत्रण कर सकते हैं कम दवा में, और पूरे खेत में आपकी पूरे वृक्ष में छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो है आप फल मक्खी का बहुत आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सारगर्भित आपने जवाब दिया कि फल मक्खी का हम नियंत्रण कर सकते हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं, अब हम उनकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर पीके शर्मा जी से, वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। सर, यह शीत ऋतु का समय होता है, पशुओं का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या सलाह हमारे किसान भाइयों को आप देना चाहते हैं? देखिए, आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। और सनई सनई अब जो है शीत ऋतु का आगमन हो चला है और रबी का मौसम है। ऐसे में हमारे पशुओं की देखभाल किस प्रकार की जाए, मुख्य रूप से जहाँ तक उनकी खिलाने का सवाल है तो हरे चारे के रूप में हम बरसीम की खेती जो है मुख्य रूप से रबी के मौसम में की जाती है। इसके लिए सबसे प्रमुख बात आती है, हमारे किसान भाई जिनने अभी सोयाबीन की फसल ली थी, उसके बाद में उनको खेत की तैयारी, बरसीम की जो खेती है वो मुख्य रूप से सीड बेड, जो खेत की तैयारी है, मिट्टी पूरी तरह से अच्छी भुरभुरी हो, खेत बहुत अच्छे से तैयार हो, ये आवश्यक समझा जाता है। और साथ ही साथ जो है बरसीम की जो उन्नत किस्म की जो आपकी बरसीम का बीज है वो आप लें, तो इससे 100% इसके जो है अंकुरण होंगे। और ये जो मैं जिस हरी फसल के रूप में जो खेतों में आप बोंगे, उसके लिए जो प्रचुर मात्रा में इसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो ये जो हमारी दुधारू जानवरों के लिए भी अच्छी होती है। साथ ही साथ ऋतु विशेष में जो आने वाले जानवर हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी भैंस जाती हैं, ये जो शीत ऋतु का जो समय है, इसमें हमारी भैंसें जो है ऋतु पर आती हैं। खास तौर पर उनके लिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। यदि हम हरा जो चारा है बरसीम का, उसको यदि हम खिलाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और हमारी जो गायें हैं, भैंसें हैं, ये ऋतु पर बहुत अच्छे से आएंगी। और इसकी जो कंसेप्शन रेट है, ऋतु मतलब जो फलने की जो क्षमता है, जी बिल्कुल, वो अच्छी आंकी जाएगी। बिल्कुल, हमारे डॉक्टर साहब ने ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी कि पशु का आहार अगर लेके उच्च पोषण होगा उसमें, तो वो गर्मी में बहुत अच्छे से आएंगी और उनका बहुत अच्छे से उत्पादन होगा, और उनका जो शिशु होगा वो भी बहुत तंदुरुस्त होगा, और हमारे जो किसान हैं वे भी खुश हो जाएंगे। हमारे पशुपालक किसान भाई हमारे साथ में हैं, वे प्रश्न करना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम निखिल खरे है और मैं भोपाल से हूँ। मेरे पास इस समय 12 गिर की गाय हैं और कुछ छोटे पशु भी हैं। तो मैं डॉक्टर शर्मा से एक सवाल है मेरा
कि शीत ऋतु में ज़्यादातर देखा जाता है कि मुंह पका और खुर पका रोग जो होता है, तो उससे निदान कैसे पाया जाए, उसका टीकाकरण का सही समय क्या है जी। और शीत ऋतु में बाकी पशुओं को जो ठंड से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल जी, देखिए जो गिर गाय है ये भारतीय मूल की दुधारू गायों में आंकी जाती है और इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने आप में अच्छी होती है, किंतु फिर भी जो आपने बात कही है खुरपका मुंह पका रोग की, ये विषाणु जनित रोग है और एक बार यदि ये पशु को हो जाता है तो वायरल जितनी भी डिजीजें हैं पूरे शरीर को खोखला कर देती हैं। यदि हमारा जो पशु जो है दुधारू पशु है तो उसका दूध का जो उत्पादन है वो एकदम नीचे गिर जाता है। तो ये नितांत आवश्यक समझा जाता है कि आप जो है खुरपका मुंह पका रोग का जो है टीकाकरण कराएं और साथ ही साथ मुख्य रूप से शीत ऋतु में की जब बात आती है तो हमारे जो दुधारू पशु हैं या छोटे पशु हैं इनका मतलब जो प्रबंधन जो है शीत ऋतु से बचाव के लिए अभी से हम शनई जो है ठंड बढ़ चली है तो गौशाला की नियमित साफ सफाई करें और जो गौशाला जिनकी कच्ची गौशालाएं हैं अथवा पक्की हैं जहां से रोशनदान है, जहां से सीधी हवाएं बहती हैं, उन पर टाट पट्टी बांधें, इसका सहारा ले सकते हैं। इस तरह से हम हमारे पशुओं को शीत ऋतु में खास तौर पर शीत ऋतु से बचा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो बिल्कुल अपनी जो गौशाला है उसका विशेष प्रबंधन करें, उनको ठंडी हवाओं से बचाएं और अपने नवजात पशुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम बात करना चाहेंगे आशा कुशवाहा मैम आपसे कि बोनी के पूर्व हमारी जो रबी की फसलों की तैयारी कर रहे हैं हमारे किसान भाई, तो बोनी के पूर्व क्या क्या तैयारियां करें ताकि उनकी जो रबी की फसल हो वो बहुत अच्छी आ जाए? रबी के ऋतु में किसान भाइयों को जैसे खेतों की गहरी जुताई करना चाहिए जी, उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए जी, सिंचाई की व्यवस्था को देखना चाहिए। बीजोपचार की अगर हम बात करें तो बीजोपचार इसमें कितना महत्वपूर्ण है? बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा गया है कहीं सीड खराब है तो उसको प्रॉपर तरीके से बीजोपचार करेंगे तो उसमें जो मिट्टी में जनित वाले रोग हैं वो नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो इस तरह हम हमारे किसान भाई तैयारियां करें। खेत की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, बीजों का सही चयन बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बीजोपचार करना ताकि आगे चलकर आपकी फसलों में किसी भी तरह की बीमारी ना हो तो आपकी जो फसलें हैं वो बीजोपचार से सुरक्षित हो सकती हैं। हमारे किसान भाई अगर प्रश्न करना चाहते हैं प्रश्न करें। मेरा प्रश्न मैम ये है, मैं हेमंत कुमार नागर मेरा नाम है, मैं हिनोती सड़क गाँव में जैविक खेती का काम भी करता हूँ और पशुपालन भी करता हूँ। मैडम अभी जो हम चने जो लगाते हैं खेतों में उसमें उकसा रोग जो लग जाता है तो उसके लिए हम किसान भाई जो हमारे स्थानीय स्तर पर जो हमारे पास संसाधन है उससे और जो वर्तमान में जो वैज्ञानिक तरीके से जो दवाएं इजाद की गई हैं उसमें कौन सी दवा महत्वपूर्ण है जो हम चने पे छिड़काव करें, जिससे चने से बोने से पूर्व छिड़काव करें जिससे उसमें उकसा रोग नहीं लगे? जी, बीजोपचार पहले हम आपके बीजोपचार करेंगे। बीज के लिए बैबिस्टीन का उपयोग करेंगे, वो मात्रा रखेंगे 4 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से ताकि बीजोपचार से आपका सीड खराब ना हो। बिल्कुल, और तो अगर आप बीजोपचार पहले से करेंगे तो हमारे जो फसल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी और ज़्यादातर बीमारियां इसी कारण होती हैं कि हमारे कुछ किसान भाई बीजोपचार नहीं करते। जी, आप प्रश्न करें। हाँ, मेरा मेम से आशा कुशबाजी से है मेरा, तो हमारा यही है प्रश्न कि हमारे दाल मिल अच्छा चल सके और दाल की अच्छी क्वालिटी निकले, ऐसे मतलब कौन सा से चने हम बो सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। उन्नत चने की प्रजाति जैसे कह रहे हैं सर जी, जैसे हम RVG 202 का उपयोग कर सकते हैं। उसका बीज एकदम गोल आकार में दान बनाते हुए बहुत ही निपुण तरीके से अलग अलग हो जाता है। जैसे RVG 201 का भी उपयोग कर सकते हैं, JG 16 का उपयोग कर सकते हैं। उसका बेसन बनाने के लिए काफ़ी मतलब जो उसका कलर क्वालिटी है काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होता है। जी जी, तो अधिक बिल्कुल। जायसवाल सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप भी अगर इस के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सही कार्य कर रहे हैं, तो प्रसंस्करण करने के लिए मुख्य जो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि जो बेसन हमें बनाना है उसकी मार्केट की मांग के अनुसार। जी जी, क्या होता है कि अभी जो मांग चल रही है कि
ज्यादा पीले रंग की अच्छे दिखे। जी। तो उसमें जो सबसे अच्छी जो मैडम ने बताई कि 202 जो किस्म है ये बिल्कुल। बहुत अच्छी है। हाँ और जी। इसके जो बेसन बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल। इसके बाद नई किस्में भी अभी आ चुकी हैं जिसमें 210 ये भी हम जो है टेस्टिंग पे है इसकी, और ये रिलीज भी हो गई है वेराइटी। तो ये भी बेसन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका भी हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। और जो है क्या है कि वैल्यू एडिशन के लिए चना तो उगाएं, उगाने के साथ ही साथ अगर हम बेसन बनाते हैं और बेसन के साथ साथ सेव बना लें अगर सेव बना के हम इसकी बाजार करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ बिल्कुल। बढ़ रबी के जाएगा। मौसम में अगर हमारे किसान भाई प्रसंस्करण पर भी ध्यान रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये हमारे जायसवाल सर का कहना है। और हम शर्मा सर से पूछना चाहेंगे कि जो टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि घटना से पहले अगर हम सतर्कता रखें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। टीकाकरण के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए मैडम, अभी जो फुट एंड माउथ डिजीज का सीजन अभी देखने में आ रहा, उद्भेद भी इसका देखने में आ रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे किसान पशुपालक भाइयों को एकदम सावधान होना चाहिए। और जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा जो है रोग प्रतिबंधात्मक जो टीकाकरण है ये न केवल पशु के स्वास्थ्य को बल्कि ये उत्पादन पे भी, माने जब हमारा पशु बीमार ही नहीं पड़ेगा और हमारे पशुपालक भाई हुए इसको आवश्यक समझें और इसका नजदीकी पशु चिकित्सालय जाकर संपर्क करके इसका टीकाकरण अवश्य करा लें। बिल्कुल, नजदीकी पशु केंद्र में जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं। ये हमारे शर्मा सर का बिल्कुल हमारे पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी तरह से निर्देश है। जायसवाल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खाद और उर्वरक का सही मापन बहुत ज़रूरी है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अगर हम फल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो किस तरह का अनुपात रखें और कैसा ध्यान रखें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। किसान भाइयों, जैसे कि अगर हमको उत्पादन अच्छा लेना है तो निश्चित रूप से यह जरूरी है कि हम अपनी मृदा का परीक्षण आवश्यक रूप से करवाएं। बिल्कुल। और यदि मृदा के परीक्षण से जो प्राप्त हमको पता लग जाता है कि हमारे जमीन की मिट्टी में कौन कौन सी पोषक तत्वों की कमी है। हाँ। समानता हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जमीन है हमारी, हम लगातार सोयाबीन की फसल ले रहे हैं तो यहाँ पर जिंक की कमी है। तो निश्चित रूप से हमारी जो जमीन है उसमें जिंक की कमी है, और सब्जियों में भी आपकी जिंक की कमी को पूर्ति करने के लिए कम से कम हमको जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मांग से जिंक सल्फेट का हमको छिड़काव जरूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि आप जो है रबी के मौसम में जो फसल ले रहे हैं तो आप जो मुख्य जो अनुशंसित, चाहे नाइट्रोजन की मात्रा हो, चाहे आपकी फास्फोरस की हो या पोटाश की हो, इसके साथ ही साथ जो है जैविक में हमारे किसान भाई भी इसमें कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जो केचुआ की खाद या गोबर की खाद या नीम की खली का, इसका हम प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे तो हमको अच्छे गुणवत्ता की और जैविक रूप से भी हम अपना सब्जियों की फसल को अच्छा ले पाएंगे। जी बिल्कुल। जी, आप भी प्रश्न कर लिए। मेरा प्रश्न आदरणीय शर्मा जी से है जी कि वर्तमान में जो कृषक है वो पशुपालन पर अधिक निर्भर करता है। तो हम जो है भैंस, जो गाय के साथ भैंस भी पालते हैं, तो जो भैंस है उसका जो प्रजनन के लिए जो गर्भाधान जो समय है वो कौन सा समय सबसे अच्छा होता है? बिल्कुल। देखिए इस उसके समय क्या इंतजाम करें? हाँ, जो सनई जो ठंड, ये ऋतु विशेष में, मैंने ये बात पहले भी कही है कि ये जो भैंस जाती है ये ऋतु विशेष में ही फलती हैं। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना से लेके फरवरी के अंत तक। जी बिल्कुल। ये जो 2, 3, 4 महीने हैं ये हमारी भैंस जाति के लिए बहुत कीमती समय है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हम उसका खान पान सुनिश्चित करें, उसको संतुलित पशु आहार दें, और साथ ही साथ जो उत्पादन के साथ साथ उसका जो शरीर निर्वाह के लिए जो भोजन दिया जाता है उसमें हम जो है मिनरल्स वगैरह उसमें जोड़ दें। जो संतुलित पशु आहार के साथ साथ मिनरल्स की जो मात्रा है वो भी 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन हम इसको 1 से 1.5 माह तक खिलाएं। तो जिससे क्या कि खनिज लवण की जो पूर्ति हो जाएगी और शरीर पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वो उसकी जो ऋतु विशेष पे आने की जो दर है वो अच्छी होगी जी। और उसके कंसेप्शन रेट हैं, उसके जो गर्भधारण की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मेरा एक प्रश्न हल्का छोटा सा है आदरणीय हमारे जायसवाल सर से। सर, अधिकतर देखने में आता है, मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी काम करता हूँ,
सुहागपुर मड़ई क्षेत्र में एक गांधी ग्राम सेवा केंद्र है, उस क्षेत्र में मैंने देखने में आया, और हमारे ईंटखड़ी के आगे जो गांव है भोपाल जिले में, जो कटहल का जो पौधा होता है उसमें काफी बढ़ जाता है लेकिन फल नहीं लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपका प्रश्न बहुत सही है कि अगर 1 या 2 पौधा हम कटहल का लगाते हैं तो उसमें जो है फूल नहीं आता है, और फूल आता भी है तो नर फूल ज़्यादा आते हैं जी। तो नर और मादा 2 प्रकार के फूल होते हैं कटहल पे। तो आप देखेंगे कि जो बाहर तरफ हमको जो दिखता है वो नर फूल है, और जो तने पे लगा हुआ फूल रहता है और उसमें छोटा सा कटहल लगा हुआ रहता है तो वो आपका जो है मादा फूल होता है। तो इसके लिए जो है मुख्य रूप से हमको 3 बातों पे ध्यान देना होगा। पहला तो यह है कि अपने को न्यूट्रिशन के ऊपर, पोषक तत्व के ऊपर, तो उसके जो जड़ क्षेत्र है उसमें हमको जुलाई के जो समय है उस समय कम से कम 2 से 3 तगाड़ी जो है हमको गोबर की खाद और 100 से 200 ग्राम के बीच में हमको म्यूरेट ऑफ पोटाश का मात्रा हमको बढ़ाना है। तो उसमें जो है आपकी फूल उसमें आना प्रारंभ हो जाएंगे, और जब फूल आ जाएगा तो आपका फल जो है सेट हो जाएगा। पोषक तत्वों का सही अनुपात होना चाहिए, चाहे वो उद्यानिकी फसलें हो चाहे हमारी पारंपरिक फसलें हो। पोषक तत्व अच्छे होंगे तो निश्चित है कि उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। बातें तो बहुत सारी करना चाहते थे लेकिन समय कम है। चलते चलते मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि रबी की मौसम में उनकी फसलें बहुत अच्छी हों? जैसा कि हमारे किसान भाई देखा गया है कि गेहूं, चना, मटर, मसूर आदि फसलें लगाते हैं। अगर वो किसान भाई अगर खेत की तैयारी पूरे निपुण तरीके से कर ले तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। और हमारे शर्मा सर से भी हम जानना चाहेंगे संक्षेप में कि पशुपालकों के लिए क्या सलाह देते हैं शीत ऋतु के लिए? देखिए, सबसे पहले है कि मैं कहूँगा कि शीत ऋतु से बचाव के लिए मैंने पूर्व में भी बोला है कि टाट पट्टी जिनकी गौशालाएं कच्ची हैं अथवा पक्की हैं वो शीत ऋतु के सीधे हवाओं के बहाव से उनको बचाएं, और संभव हो सके तो गौशाला को हमेशा सूखी रखें। बिल्कुल। सर जायसवाल सर, आपसे संक्षेप में क्या सलाह देते हैं? मैं जो हमारे किसान भाइयों के पास जो बगीचे हैं पुराने जो कि 15 साल 20 साल के हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बोर्डो पेस्टिंग आप जरूर करें जी बगीचे पे। हाँ। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि आपका आम लगा है, नींबू है, संतरा, मौसम्बी, ये जो है तो बोर्डो पेस्टिंग करने से एक तो क्या होता है कि सूक्ष्म तत्व उनको मिलेगा, साथ ही साथ जो है कीड़े एवं बीमारियों से भी हम अपने वृक्ष की सुरक्षा कर सकते हैं। तो हमारे जो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा आप सब किसान भाइयों को कि बोर्डो पेस्टिंग जरूर करें, जिसमें 1:1:10 का 1 भाग चूने का जी, और 1 भाग अब जो है आपका नीला थोथा का, और 10 भाग पानी का। बिल्कुल। ये मात्रा लेके अगर हम बोर्डो पेस्टिंग बनाते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा, और हम जो है उस बगीचे की उम्र को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कीड़े और बीमारियों से बहुत ही अच्छी रबी की फसलों की तैयारियां हो चुकी हैं और कर रहे हैं, और जो हमारी भोजन की थाली है वो जितनी पोषक अनाज से होगी तो उतनी फल और सब्जियों से भी बनने वाली है। हमारे मेहमानों को बहुत बहुत, जो विशेषज्ञ हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक को विस्तृत चर्चा के लिए हमारे किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और आपने प्रश्न किया। तो किसान भाइयों, रबी के मौसम में सामयिक कार्य किस तरह से करें, और हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो तैयारियां क्या करनी हैं वो उनको पता है कि अगर उद्यानिकी की फसलें हैं तो बिल्कुल थला तैयार कर लें और अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार करें, खेत की जुताई खूब अच्छी से करें, और रबी की फसलों में दलहन और तिलहन की जो अपने गेहूं है, चना है, सरसों है, अलसी है, इनकी तैयारी कर लें। पशुपालक जो हैं वो ठंडी हवाओं से खुद को भी बचाएं और पशुओं को भी बचाएं। एक सार्थक चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये चर्चा आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।